फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी और आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। लेकिन लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी पे बात करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एचआईवी का जो वायरस है नॉर्मली इसका जो है वो साइट ऑफ अटैक क्या है, मतलब ये हमारी बॉडी के कौन से सेल्स पर जो है वो अटैक करता है। तो ये जो एचआईवी का वायरस है, ह्यूमन एमिनो वायरस, इसका साइट ऑफ अटैक होता है वो सेल्स जिनके पास मौजूद होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। यानी हमारी बॉडी के वो सेल जिनके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होंगे, जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होंगे, क्लस्टर डिफरेंशिएशन ऑफ 4। ये रिसेप्टर जिन सेल्स के पास मौजूद होंगे उनके ऊपर जो है वो एचआईवी का वायरस अटैक कर सकता है। तो अब ये CD4 रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के कौन कौन से सेल्स पर मौजूद होते हैं। एक तो ये मौजूद होते हैं किसके पास, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पर सेल्स के पास होते हैं। अब वो कौन से व्हाइट ब्लड कार्पर सेल्स होते हैं जिनके पास जो है वो CD4 रिसेप्टर जो है वो मौजूद होते हैं। एक तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के पास होते हैं ये CD4 रिसेप्टर। अगर ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं तो इनके सरफेस के ऊपर ये CD4 रिसेप्टर जो है वो मौजूद होते हैं। और हम इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो हैं इनको हम CD4 सेल, इनको हम T4 सेल्स भी कहते हैं। इनके लिए सिंपली हम हेल्पर टी सेल भी इनको कहते हैं। इसके अलावा दूसरे जो WBCs हैं जिन पर ये CD4 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो हैं मोनोसाइट्स। और आपको पता है कि जब ये मोनोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनको हम कहते हैं मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज या मोनोसाइट्स जो होते हैं इनके ऊपर भी क्या मौजूद होते हैं, इनके सरफेस के ऊपर भी जो है ये CD4 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है वो HIV वायरस के होस्ट सेल के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन ब्रेन सेल्स, हमारे कुछ ब्रेन सेल्स भी होते हैं जिनके पास CD4 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो कुछ स्किन बिनेथ द स्किन, स्किन के नीचे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। इन डेंड्रिटिक सेल्स पर भी जो है वो क्या मौजूद होते हैं, CD4 रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा साइट ऑफ अटैक यानी HIV का वायरस जो है वो हमारी बॉडी के कौन से सेल्स पर अटैक कर सकता है। तो उन सेल्स पर अटैक करता है जिनके पास क्या मौजूद होते हैं, CD4 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। और यहाँ मैंने आपको बता दिया कि CD4 रिसेप्टर हमारी बॉडी के कौन कौन से सेल पर मौजूद होते हैं। तो मतलब ये तमाम सेल्स ही जो है वो HIV वायरस के होस्ट के तौर पे या होस्ट सेल के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV, यानी ह्यूमन एमिनो वायरस जो है वो किसी सेल पर जब अटैक करता है तो किस तरीके से अपनी जो है वो रेप्लिकेशन करता है। तो HIV की जो लाइफ साइकिल है इसमें हम इसके वन बाय वन हम जो है वो स्टेप्स देखते जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसमें एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट। तो देखो एड्सॉर्प्शन और अटैचमेंट में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारा जो है वो टी लिम्फोसाइट्स है और आपको पता है कि ये टी लिम्फोसाइट जो है वो प्राइमरी होस्ट है, यानी सबसे पहले जो है वो किस पर अटैक करेगा, ये हेल्पर टी सेल्स पर, यानी टी लिम्फोसाइट्स। और कौन से टी लिम्फोसाइट हैं, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है ये वायरस के लिए, HIV वायरस के लिए किसका काम करते हैं, प्राइमरी होस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो अब देखें, मैंने आपको बताया था कि HIV का वायरस उन्हीं सेल पर अटैक करेगा जिन पर क्या मौजूद होंगे, जिन पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे ये T4 सेल के ऊपर ये कौन सा वाला रिसेप्टर मौजूद है, ये मौजूद है CD4 रिसेप्टर। अब क्या होगा, HIV वायरस इसके CD4 रिसेप्टर के साथ जो है वो क्या होगा, अटैच होगा। अब HIV वायरस को, आपको पता है कि HIV वायरस जो है वो एनवेलप वायरस है, अंदर इसके प्रोटीन के कोट होते हैं, फिर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब HIV वायरस का कौन सा पार्ट इसको अटैचमेंट में हेल्प करेगा, हमने पढ़ा था कि जो इसकी एनवेलप होती है बाहर वाली,
इस एनवेलप के ऊपर जो है मौजूद होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक, और ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक के भी दो पार्ट होते हैं, एक GP120 और दूसरा होता है GP41। तो यहाँ पर इसको अटैचमेंट में, यानी जो इसका CD4 रिसेप्टर्स है इसके साथ अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर इसकी हेल्प कर रहा होता है GP120 जो है वो हेल्प करता है किसके साथ, इस वायरस को अटैच करता है किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ। किसके साथ, कौन कौन से रिसेप्टर के साथ, CD4 रिसेप्टर्स के साथ। तो मतलब पहला जो इसका स्टेप था उसमें क्या हुआ, GP120 जो है वो एनवेलप पर जो मौजूद था ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट, उसने जो है वो इसको रिसेप्टर के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। और इसी स्टेप को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन। इसके बाद अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो फ्यूजन एंड एंडोसाइटोसिस है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो HIV का जो वायरस है ये पहले इसके साथ अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद फिर इसके अंदर जो है वो ये यहाँ से सेपरेट होकर फिर क्या होता है कि ये जो नॉर्मली इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है होस्ट सेल की, ये रेड कलर की जो है ये क्या है, होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है। अब इस होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ वायरस का जो एनवेलप होता है वो क्या हो जाता है, वो फ्यूज हो जाता है। अब ये देखें व्हाइट कलर का में जो मैं शो कर रहा हूँ ये वायरस का क्या है, ये एनवेलप है, ये क्या है, एनवेलप है। और ये रेड में जो है क्या है, होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये जो है वो फ्यूज हो गए। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फ्यूजन कह रहे हैं। तो अब देखो फ्यूजन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, फ्यूजन के अंदर एनवेलप, वायरल एनवेलप प्लस होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी होस्ट के सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या हो गई, वो जो है वो फ्यूज हो गई। और इस फ्यूजन में जो हेल्प की है, इसमें हेल्प की है GP41 ने। आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर वाले पार्ट को, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एनवेलप होती है, एनवेलप के ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर वाले पार्ट को GP120 कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं GP41। तो यहाँ पर फ्यूजन में जो हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है GP41। और जब ये फ्यूज हो जाता है तो उसके बाद ये जो प्रोटीनियस कोट हैं अलोंग विद वायरल कोर, ये किसमें दाखिल हो जाते हैं, ये होस्ट सेल के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे। ये कहाँ गया, ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो गया। अब होस्ट सेल के अंदर क्या क्या चीजें दाखिल हुई हैं, इसका शेल प्रोटीन वायरस का, आउटर साइड वाला जो प्रोटीन है इसको हम शेल प्रोटीन कह रहे हैं। इसके अलावा कोनिकल शेप का इसका कैप्सिड, और कैप्सिड के साथ इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या हो गया, यहाँ पर इसके अंदर जो है वो दाखिल हो गया। चलिए इस जेनेटिक मटेरियल को मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ और उसके साथ इसके जो एंजाइम है। तो एंडोसाइटोसिस में क्या हुआ, एंट्री हुई है वायरस की किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। एंडोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, एंट्री ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल। अब इन स्टेप के बाद देखें क्या होगा। इसके बाद होती है अनकोटिंग। अनकोटिंग में बेसिकली क्या होता है, इसमें होती है शेडिंग ऑफ प्रोटीन कोट, यानी वायरस के जो प्रोटीन कोट हैं, सबसे पहले ऊपर जो प्रोटीन कोट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शेल प्रोटीन, ये शेड हो जाता है, मतलब ये डिसॉल्व हो गया। उसके बाद जो है वो कोर प्रोटीन, जो इसके अलावा जो कैप्सिड है वो भी क्या हो जाता है, वो भी जो है वो शेड हो जाता है। जब ये तमाम चीजें शेड हो जाती हैं इसके प्रोटीन के कोट, तो बाकी जो चीज फ्री होती है, बाकी जो चीज फ्री हो जाती है वो क्या हो जाते हैं, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। और आपको पता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल 2 RNA पर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पर जो है वो कंसिस्ट होता है। और इसके साथ कुछ जो है वो क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो मतलब अनकोटिंग हुई, जब अनकोटिंग हुई तो क्या चीज फ्री हो गई, अनकोटिंग होने से जो है वो फ्री हो गए, एक तो
इसका जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए, और उसके साथ जो है वो एंजाइम भी जो है वो फ्री हो गए। और आपको पता है यहाँ पर वायरस का, एचआईवी का जो वायरस है, इसके पास कौन कौन से एंजाइम होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम है, और प्रोटीएज इसके पास एंजाइम है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? ये जो दो आरएनए हैं, दो आरएनए वायरस के जो हैं, दो आरएनए में से एक आरएनए जो है वो, एक आरएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डीएनए में। और उस डीएनए को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा एक एंजाइम जो अपने साथ वायरस लेकर आया था, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एंजाइम कह रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या होगा कि इस आरएनए से, दोनों में से सिर्फ एक आरएनए इसमें यूज होगा, इस आरएनए से एक डीएनए बनेगा, और इस डीएनए को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और इसमें काम कौन से एंजाइम ने किया? इन तीन एंजाइम में से एक एंजाइम अभी यहाँ पर यूज होगा, और वो एंजाइम कौन सा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है, इसने क्या किया? इसने जो है वो, इसको जो है वो डीएनए को जो है, आरएनए को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया? आरएनए को जो है वो डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, और इस डीएनए को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा। इसको अगर मैं फिर शो करूं इस तरह से, ये देखें, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करके, यानी इसने अपने जैसा एक दूसरा डीएनए बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ने जब रेप्लिकेट किया तो उससे क्या बन गया? उससे डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया है। देखें, डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। इसके बाद याद रखिएगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है तो ये जो आरएनए के जो वायरस अपने साथ जो आरएनए लेकर आया था, वो जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं वो, और उनको करता कौन है? राइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो इनको डिसइंटीग्रेट कर देगा, मतलब ये खत्म हो जाएंगे। और किसने इनको खत्म किया? इनको खत्म किया राइबो न्यूक्लियस ने। यानी जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है, तो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं? इन आरएनए को समझने के खत्म कर देते हैं, इनको डिसॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ये स्टेप तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक दफा फिर मैं यहाँ तस्वीर ड्रा कर देता हूँ। ये आपका जो है वो होस्ट सेल हो गया एचआईवी का, जो कौन सा सेल था? हेल्पर टी सेल, जिनको हम T4 सेल भी कह सकते हैं। और जो अगर स्टेप की बात करें तो सबसे पहला जो मैंने आपको स्टेप बताया था, क्या हुआ था? ये वायरस का, एचआईवी वायरस जो था, इसका जो एनवेलप था वो किसके साथ अटैच हो गया था? वो अटैच हो गया था किसके साथ? होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया था इस तरह से। उसके बाद होस्ट सेल जो है वो, सॉरी, एचआईवी जो है का वायरस जो था, वो कहाँ दाखिल हो गया था? वो दाखिल हो गया था होस्ट सेल के अंदर। और उसके बाद उसने अपने जो है वो क्या शेड कर दिए थे? अपने प्रोटीन जो है वो शेड कर दिए थे। जब उसने अपने प्रोटीन शेड किए थे तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसके जो आरएनए थे और जो उसके ये जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो गए थे? फ्री हो गए थे। फिर इन दो आरएनए से एक आरएनए ने जो है वो क्या बना लिया था? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने का काम जो है वो कौन से एंजाइम ने किया था? ये तीन जो एंजाइम है, इनमें से एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने ये काम किया था। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो, यहाँ जैसे रेप्लिकेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, उससे जो है वो उसने रेप्लिकेट किया, और रेप्लिकेट करके क्या बना लिया? डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यानी सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद है इंटीग्रेशन।
अब देखो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, अब 3 एंजाइम लेकर आया था ना, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक इंटीग्रेज और एक प्रोटीएज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम तो कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जब ये आरएनए से डीएनए बन जाते हैं तो ये आरएनए भी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम इनको भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये जो है वो किसका काम कंप्लीट हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। अब क्या होगा दूसरा इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन या जिसको आप कहेंगे अटैचमेंट, यहाँ पर होगा क्या इंटीग्रेशन के अंदर, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये क्या है, सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो कि अब डबल स्ट्रैंडेड हो गया है, ये जाकर क्या करेगा, होस्ट सेल के डीएनए के साथ जाकर जो है वो क्या होगा, अटैच होगा, इंटीग्रेट होगा, मतलब अटैच हो जाएगा किसके साथ, होस्ट सेल के डीएनए के साथ। अब मिसाल के तौर पे देखें ये होस्ट सेल का डीएनए, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाकर होस्ट सेल के डीएनए के साथ क्या होगा, अटैच होगा। चलें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, इसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ जो कि व्हाइट कलर में है, जो कि न्यूक्लियस में है, उसके साथ जाकर अटैच होगा। और इसको अटैच कराने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, इंटीग्रेज एंजाइम, जो कि वायरस अपने साथ लेकर आया है। मिसाल के तौर पर अगर ये इंटीग्रेज एंजाइम है तो ये इसको अटैच कराएगा। तो आपने देखा ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अब होस्ट के डीएनए के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ जब अटैच हो जाता है, यहाँ पर देखें मैंने अटैच कर दिया है, ये व्हाइट कलर का जो है होस्ट का डीएनए, और ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब वायरस अपने साथ जो एंजाइम लेकर आया था, 2 एंजाइम तो काम में आ चुके हैं, अब बाकी क्या बच गया है, एक एंजाइम प्रोटीएज बचा है। तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए था, जो डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, ये जाके इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट का मतलब, इंटीग्रेट हो गया मतलब अटैच हो गया जाकर किसके साथ, होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो गया। और ये काम कौन से एंजाइम ने करवाया, ये काम कराया इंटीग्रेज एंजाइम ने। अच्छा एक और बात याद रखें, जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाता है तो अब इस डीएनए को जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम नहीं कहते, अब हम इसको क्या कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे प्रो वायरस। उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का अब नाम क्या होगा, प्रो वायरस। प्रो वायरस बेसिकली क्या है, ये अटैच्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है विद होस्ट डीएनए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा तो इसको हम प्रो वायरस कहेंगे। मतलब ये रेड कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, अब इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे प्रो वायरस। इसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये जो प्रो वायरस जिसको आप कहोगे, ये प्रो वायरस जो है वो अब क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन किसको हम कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली हम आरएनए बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये जो प्रो वायरस है, प्रो वायरस यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ये 2 किस्म के आरएनए बनाएगा। एक तो बनाएगा मैसेंजर आरएनए और दूसरे बनाएगा ये जीनोमिक आरएनए। 2 तरह के आरएनए से बनेंगे। देखिए अब एक तो ये आरएनए जो बनाएगा वो कौन से आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। चलो मैं यहाँ पर जो है वो मैसेंजर आरएनए को शो कर देता हूँ व्हाइट कलर से। और कुछ आरएनए ये ऐसे बनाएगा जो क्या क्या होंगे, जो होंगे जीनोमिक आरएनए, यानी वही आरएनए जिनको राइबोन्यूक्लियस एंजाइम ने जो है वो क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। और जो वायरस के जो है बेसिकली क्या है, जिन्होंने वायरस का आगे चलकर क्या बनाना है, जेनेटिक मटेरियल बनाना है। तो इसके साथ ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जीनोमिक आरएनए। तो देखें ये जो आरएनए बने ये कौन से आरएनए हैं, ये जीनोमिक आरएनए है। और ये जो आरएनए बना है ये कौन सा आरएनए है, ये है मैसेंजर आरएनए। तो 2 तरह के आरएनए बनाएगा, एक मैसेंजर आरएनए और एक जीनोमिक आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए का काम आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं। ये मैसेंजर आरएनए जाएंगे किसके पास, राइबोसोम के पास। ये मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएंगे, राइबोसोम के पास जाएंगे। और राइबोसोम जो है वो इस मैसेंजर आरएनए की मैसेज पर जो है वो क्या बना कर देगा, राइबोसोम जो है वो बना कर देगा प्रोटीन। लेकिन ये किसके प्रोटीन बना कर देगा, मैसेज आया है वायरस के प्रोटीन बनेंगे, जो कि शेड कर दिए थे वायरस ने अपने प्रोटीन। वायरस के जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन थे, हमें पता है कि वायरस के जो के पास टोटल 9 जीन होते हैं, जिनमें से 3 जीन जो हैं वो किस लिए होते हैं, जिसमें से 3 जीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं। तो ये राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम जो है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन।
प्रोटीन। लेकिन कैसे स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाएगा? लार्ज स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है ये बनाकर देगा। ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। अब ये जो लार्ज स्ट्रक्चर प्रोटीन है, इनका साइज, मिसाल के तौर पे जो बनेंगे स्ट्रक्चर प्रोटीन तो बहुत लार्ज साइज के बनेंगे। अब लार्ज साइज के प्रोटीन से तो वायरस अपने कोट्स नहीं बना सकता। तो अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो लार्ज प्रोटीन है यहाँ पर, उनको जो है वो ब्रेक डाउन होंगे पहले, ये ब्रेक डाउन होंगे स्मॉल स्ट्रक्चरल प्रोटीन में। और ये इनको जो स्मॉल स्ट्रक्चर प्रोटीन में ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, वो कौन करेगा? कौन सा वाला एंजाइम करेगा? वायरस अपने साथ एक और एंजाइम लेकर आया था जिसको हम कह रहे थे प्रोटीएज। यानी ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये लार्ज स्ट्रक्चर प्रोटीन को स्मॉलर प्रोटीन के अंदर क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। इनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा? ये ब्रेक डाउन कर देगा, ताकि उससे वायरस फिर क्या बना सके? वायरस अपने जो है वो अपने स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो बना सके। तो उसके बाद इसके वायरस के अपने स्ट्रक्चर प्रोटीन बनेंगे। स्ट्रक्चर प्रोटीन बनने के बाद असेंबलेज होगी। असेंबलेज का मतलब ये है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा ये चीजें। देखें, वायरस के जो पार्ट्स थे जो बन जाएंगे, मिसाल के तौर पे ये अगर शेल प्रोटीन बन गया, कैप्सिड बन गया है, ये जेनेटिक मटेरियल बन गया है आरएनए, और उसके साथ ये एंजाइम्स भी जो है वो बन चुके हैं। अब ये तमाम आपस में मिलेंगे। शेल प्रोटीन प्लस जो है वो इसके साथ जो है वो कैप्सिड, कैप्सिड के साथ जो है वो जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के साथ जो है वो क्या? एंजाइम्स, कोर एंजाइम्स को कहेंगे ना। ये सब आपस में जो है वो मिल जाएंगे जब, तो उससे क्या बनेगा? उससे बन जाएगा पूरा एक कंप्लीट वायरियन। वायरस जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। ये देखें इस तरह से, ये शेल प्रोटीन भी आ गया, कैप्सिड भी आ गया, और इसके बाद अंदर जेनेटिक मटेरियल भी आ गया। अब ये इसकी क्या हो गई? वायरस की असेंबलेज हो गई। इसके बाद असेंबलेज के बाद होगा रिलीज बाय बर्डिंग ऑफ। यानी ये मैंने तो यहाँ पर एक वायरस बनाया, यहाँ बहुत सारे वायरस इस तरह के बनेंगे। अब ये क्या होंगे? रिलीज होंगे, यानी सेल से बाहर निकलेंगे। जब सेल से बाहर निकलेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से होगी? उसमें से इस तरह से जो है वो बर्डिंग होगी, जस्ट लाइक दिस। और ये वायरस यहाँ से जो है वो क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे, ये चाहिए। लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे तो ये जो बर्ड्स बने हुए हैं, इन बर्ड्स में को जो है वो अपने ऊपर ओढ़ कर, यानी इसकी सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर कवर कर कर ये कहाँ से निकल जाएंगे? यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। जो कि लास्ट प्रोसेस होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे रिलीज बाय बर्डिंग ऑफ। यानी बर्डिंग ऑफ के जरिए जो है ये सेल से बाहर जो है वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा एक दफा फिर रिपीट कर दूं इसकी साइकिल को, वायरस की लाइफ साइकिल को, तो हमने जो वायरस की लाइफ साइकिल यहाँ पर देखी, तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि ये होस्ट सेल है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। ये होस्ट सेल है जिसको आप T4 सेल भी कह सकते हैं, जिस पर वायरस जो है वो अटैक करेगा। तो T4 सेल पर ही वायरस क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है? ये CD4 रिसेप्टर मौजूद है। अब वायरस का जो एनवेलप होता है, वायरस के एनवेलप पर GP, जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, उस पे GP20 जो है वो 120, GP120 इसको अटैचमेंट में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। इसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद फिर ये जो GP
41 होता है, ये नीचे वाला जो GP41 है, इस वायरस को जो है वो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो क्या कर देता है, फ्यूज कर देता है। मैं डायरेक्ट मैं इसको फ्यूज कर रहा हूँ, वायरस की जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ इसको क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा। और जब वायरस की सेल मेम्ब्रेन के साथ एनवेलप फ्यूज हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर ये वायरस का जो प्रोटीन, शेल प्रोटीन और ये जो कोड प्रोटीन है, जितना भी वायरस के पार्ट्स हैं, ये सब कहाँ एंटर हो जाते हैं, ये होस्ट सेल के अंदर जो है वो एंटर हो गए। जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वायरस के जो प्रोटीन है वो शेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं इस प्रोटीन को जो है वो शेड कर रहा हूँ, शेल प्रोटीन शेड हो गया और कैप्सिड भी शेड हो गया। शेड होने के बाद ये आरएनए और एंजाइम इसके क्या हो गए, फ्री हो गए। अब उसके बाद क्या करेगा ये आरएनए, इन आरएनए से जो है वो सबसे पहले जो है वो इन आरएनए से जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या बना देगा, ये बना देगा डीएनए, जिस डीएनए को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें कौन से एंजाइम ने हेल्प की है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने हेल्प की। जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है तो ये जो आरएनए होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इनको राइबोन्यूक्लियस एंजाइम खत्म कर देता है, यानी डिसइंटीग्रेट कर देता है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो क्या होता है कि इंटीग्रेज एंजाइम जो है इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को किसके साथ अटैच कर देता है, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ अटैच कर देता है। अगर ये होस्ट का डीएनए है तो इसके साथ ये क्या आकर अटैच हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाकर इस होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होस्ट डीएनए के साथ जाकर क्या हो गया, ये अटैच हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी होस्ट डीएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ यहाँ पर अटैच हो गया। अब इंटीग्रेशन के बाद जब होस्ट डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, अब इस होस्ट डीएनए को हम क्या कहें, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम प्रो वायरस कहेंगे। अब ये प्रो वायरस के अंदर क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी ये आरएनए बनाएगा। ये दो तरह के आरएनए बनाएगा, एक आरएनए वो होंगे जो जिनोमिक आरएनए होंगे, जिनको राइबोन्यूक्लियस एंजाइम ने डिसॉल्व कर दिया था, ये वाले। और दूसरे आरएनए वो होंगे जो कौन से होंगे, जो कि मैसेंजर आरएनए होंगे। मैसेंजर आरएनए जाएंगे राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। राइबोसोम लार्ज साइज के प्रोटीन बना कर देगा, तो फिर जो प्रोटीएज एंजाइम है इस लार्ज साइज के प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, स्मॉल साइज के प्रोटीन में तोड़ देगा। और वो स्मॉल साइज के प्रोटीन जो है वो क्या बनाने में काम आएंगे, वायरस के स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाने में काम आ जाएंगे। और आपको पता है वायरस के स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो है वो बनेगा शेल प्रोटीन और कैप्सिड। शेल प्रोटीन हो गया और ये कैप्सिड। उसके बाद इसकी असेंबलेज होगी, वायरस के तमाम पार्ट आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। मतलब ये आरएनए और ये एंजाइम जो बात इसमें बनेंगे वो भी जो है वो कहाँ आ जाएंगे, वो भी इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। जब ये वायरस बहुत सारे बन जाते हैं तो फिर ये सेल से कहाँ निकलते हैं, ये सेल से जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ऐसे ये सेल से बाहर की तरफ निकलेंगे, और जब ये बाहर की तरफ निकलते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से जो है वो क्या बन जाते हैं, ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में जो है वो बर्ड बन जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। ऐसे सेल मेम्ब्रेन में ये बर्डिंग होगी, और इन बर्ड से ही जो है ये वायरस कहाँ निकल जाएंगे, ये बाहर की तरफ होते हुए सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर से कवर करते हुए जो है वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। इस तरह से ये एचआईवी की लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।